तो अप टिल लास्ट लेक्चर हम लोगों ने हीट कैपेसिटीज या कैलकुलेशन ऑफ हीट पे पहले बात शुरू की थी। कैलकुलेशन ऑफ हीट में हम लोगों ने हीट कैपेसिटीज डिस्कस करना शुरू किया था। तो अंडर द हेडिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हीट, टोटल हीट कैपेसिटी हमने समझा था, उसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, उससे हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। फिर मोलर हीट कैपेसिटीज हम लिख रहे थे, उनसे हीट कैलकुलेशंस। मोलर हीट कैपेसिटीज में दो डिफाइन करे थे हमने, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ कुछ पॉइजन रेशियो की बात आई थी जो हम अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में आगे जाके डिस्कस करेंगे, है ना। और हमको स्टार्ट करना था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टॉपिक से। तो भाई अगर सब लोग रेडी हैं तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से स्टार्ट करें बात, आगे बढ़े फिर। ओके, चलो भाई। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लिखो, heat required to raise the temperature heat required to raise the temperature of unit mass of a substance, of unit mass of a substance by 1 degree Celsius is known as the specific heat capacity of the substance। तो अब यहाँ पर यूनिट मास पर बात आ गई। मोलर हीट कैपेसिटी में पर मोल पर बात थी। तो जब आप पर यूनिट मास पर हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हो तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस में, अगर आपने मान लो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है और टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस एम है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डी क्यू अपॉन एम डी टी लिख सकते हैं भाई। इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, है ना। इतनी हीट दी, ये मास था, इतना टेम्परेचर में चेंज आया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। हीट अगर जूल्स में ले ली तो जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। अब जूल की जगह केल्विन भी सॉरी कैलोरी भी आ सकता है, या किलो जूल या किलो कैलोरीज आ सकता है, वो वेरिएशंस आ सकते हैं। बट बेसिक यूनिट्स जो होंगी वो एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर की ही आएंगी, राइट। मास केजी में भी ले सकते हो। तो डिपेंड करता है आप हीट कैपेसिटी किस यूनिट में डिफाइन कर रहे हो। यू कैन टेक मास इन केजी एज वेल। तो जू किलो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन भी आ सकता है, तो वो वेरिएशंस हो सकते हैं। बट बेसिकली एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट केल्विन में ही आपकी डेफिनेशन, सॉरी यूनिट आएगी, राइट। तो सही कहा। ये किसने कहा था अभी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हमने बात की थी, हाँ पर बिल्कुल। ये हमने चैप्टर की शुरुआत में बात की थी कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, करी थी बच्चों। इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करके अपने को मिलता है डी क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डी टी, या फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो जब मोल्स और पर मोलर हीट कैपेसिटी के साथ मोल्स इंटू डेल्टा टी आता था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ मास इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, इस तरीके से। और अपने को रिलेशन भी मिल जाएगी। अच्छा, और एक रिलेशन भी निकाल लेते हैं यहाँ पे अपन, कि टोटल हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन होगी। टोटल हीट कैपेसिटी इज समथिंग इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, तो व्हाट समथिंग, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मोल्स, मोल्स, वेरी गुड। तो टोटल हीट कैपेसिटी मतलब टोटल सब्सटेंस की कैपेसिटी चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, या फिर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये रिलेशन आ जाएगी।
टोटल में, मोलर में और स्पेसिफिक में। ये देखो भाई, पर ग्राम की हीट कैपेसिटी इनटू टोटल ग्राम्स पर मोल की हीट कैपेसिटी इनटू टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी। क्या हुआ? सही नहीं लग रहा क्या? सही है ना? आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। क्यू का फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी, या एन सी डेल्टा टी, या सी टी डेल्टा टी। ये तीनों इक्वल, अगर डेल्टा टी सेम है तो हीट कैपेसिटी ये तीनों बराबर आ जाएंगी। ठीक है भाई, एक नोट और लिख लेते हैं बस अपन। वो नोट क्या है? लिखा यहाँ तक सबने? बस आरुष का रिप्लाई आया है मेरे पास, और अब आयुष का आया है। हाँ, अब आ रहे हैं रिप्लाई, ठीक है। तो देखो, मैं ये पूछ रहा था तुम लोगों से नोट लिखवाने से पहले कि जब कोई चीज बॉईल होती है, जैसे पानी बॉईल होता है ना, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी बॉईल होता है, उसको आप हीट देते रहते हो। तो जब आप उसको बच्चों हीट दे रहे होते हो और पानी बॉईल हो रहा होता है, तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है क्या? नहीं बढ़ रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेटेंट हीट आप दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता। तो अब अगर आप हीट कैपेसिटी निकालो फेस चेंज के दौरान, तो Q तो कुछ वैल्यू आएगी। Q विल बी सम वैल्यू पॉजिटिव, है ना? हाँ बिल्कुल, वो फेस चेंज हो रहा है। अच्छा, dt आएगा 0। तो हीट आप दे रहे हो और चेंज इन टेम्परेचर 0 हो रहा है, तो हीट कैपेसिटी आपको इफेक्टिवली क्या दिखेगी? इनफाइनाइट, है ना? हीट कैपेसिटी विल इफेक्टिवली सीम टू बी इनफाइनाइट। क्या हम हीट देते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब हम कितनी भी हीट देते जाएं टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। और बात सही है, जब तक फेस चेंज होता रहेगा तब तक आपका टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं, कितनी भी हीट दे दो। तो इसलिए क्या होता है कि अगर फेस चेंज के वक्त हीट कैपेसिटी निकालते हैं तो वो कैलकुलेशन में इनफाइनाइट आती है। इसको हम नोट में लिख लेते हैं। लिखो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस लाइक मेल्टिंग और बॉइलिंग, फॉर isothermal processes like melting or boiling, comma, the heat capacities will be colon C total is equals to infinite is equals to Cp is equals to S। तो मोलर हीट कैपेसिटी हो, टोटल हीट कैपेसिटी हो, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, सबकी वैल्यू अपने को इनफाइनाइट आती दिखेगी, बिकॉज dt इज 0। because dt is equal to 0। लिख लिया सबने? चलो, तो इसके बाद अपने को कुछ प्रोसेस और डिस्कस करने हैं। जैसे आइसोथर्मल में तो हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया था, बट उसको भी एक बार लिख लेते हैं। फिर एडियाबेटिक पे अपने को थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करना है कि भाई एडियाबेटिक में वर्क डन या एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैसेस के लिए क्या इक्वेशन फॉलो होती है, गामा जो होता है पॉइजन रेशियो वो क्या होता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखो भी बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग, वर्क डन इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। Next heading, work done in various types of processes।
इसमें लिखो नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसके लिए हमने लिखा था कि आइसोथर्मल तब होगा जब dt 0 होगा, यानी कि कभी भी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है, dt इक्वल टू 0 होता है, तो हम उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कह पाते हैं। या टी कांस्टेंट, dt 0 कहने का मतलब है टी कांस्टेंट, दोनों बातों का एक ही मतलब आता है बिल्कुल। आइडियल गैस के लिए इस प्रोसेस में हम क्या कह सकते हैं? फॉर एन आइडियल गैस, colon du is equals to ncv dt is equals to 0, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी 0 है भाई। एंट्रोपी बोल रहा हूँ, सॉरी, इंटरनल एनर्जी, डी यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि आपका डी टी 0 है तो डी यू भी 0 आएगा। इसका मतलब अगर आइडियल गैस है और आपको बोल दिया आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। ठीक है, डी यू 0 which implies delta u 0, which is read as change in internal energy is 0। तो आइडियल गैस के लिए अगर डी टी 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 ही आएगा। अब आइसोथर्मल में अपन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं और उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था, याद है बच्चों? वर्क डन इज माइनस एन आर टी ln of v2 by v1, and which was also equal to area under pv ग्राफ। ये दो बातें अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं रिवर्सिबल वाले के लिए, बिल्कुल। ये हमने जब रिवर्सिबल में बात की थी तो ये डिराइव किया था, दोबारा डिराइव कराने की जरूरत तो नहीं है ना? याद आ रहा है सबको? स्क्रॉल करके बताऊं कहाँ लिखा था? लिख लो, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ वापस से। तो मैं दोबारा से नहीं लिखवाना चाह रहा क्योंकि रिपीटेटिव हो जाएगा। हम इसमें ग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे। याद है? चलो ठीक है, फिर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज एरिया अंडर पीवी ग्राफ। अच्छा, और रिवर्सिबल के लिए हमने क्या लिखा था जब इरिवर्सिबल प्रोसेस था? तो फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें अपना वर्क डन आया था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ये आया था भाई। ये तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसलिए अपन इनको रिपीट डिराइव नहीं कर रहे हैं। बट अपन अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क को कंपेयर करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया सबने? चलो, तो अब इसमें लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन,
compare the magnitude of work done in reversible and in reversible and irreversible processes in number one, expansion, and second, compression. तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन को कंपेयर करेंगे एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में, इन दो केसेस में अपन कंपेयर करेंगे इनको। लिखा क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो अब अपन कंपेयर करते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ बातें बता के आपसे पूछूंगा आंसर्स। तो अपन को मान लो ऐसा ग्राफ दे रखा है और अपन इनको कंपेयर कर रहे हैं, सिंगल स्टेज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल वर्सेस रिवर्सिबल को कंपेयर कर रहे हैं पहले अपन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इनिशियल कंडीशन में कुछ वॉल्यूम है और एक्सपेंशन है, तो पहले अपनी वॉल्यूम कम होगी, तो इसको अपन V1 कहेंगे जो कम वॉल्यूम है। लेट्स कॉल दिस एज V1। और ये जो फाइनल वॉल्यूम है इसको V2। तो इनिशियल वॉल्यूम पे जो प्रेशर है उसको अपन कहेंगे P1, और जो फाइनल वॉल्यूम पर जो प्रेशर होगा वो अपना P2 कहलाता है, कि ये भाई P2 आपका प्रेशर है। हाँ मतलब मैं आपको क्वेश्चन में ओपन एंडेड छोड़ दिया है, P1 V1 P2 V2 की वैल्यू नहीं दी है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करना। तो अपन एक्चुअली एक जनरलाइज्ड रिजल्ट डिराइव करेंगे यहाँ से, इसलिए क्वेश्चन दिया है मैंने, एज अ क्वेश्चन दे दिया आपको। इसको एज अ रिजल्ट डेरिवेशन भी लिख सकते हैं कि भाई हम एक कोई रिजल्ट डिराइव करना चाह रहे हैं जनरलाइज। बच्चों अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो हमारे पास ग्राफ होता है उसका, पीवी का, है ना। तो अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन आप कराते हो तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिल जाएगा, मतलब लगभग समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा इसको स्मूथ बना देते हैं, मेक इट लिटिल स्मूथ, विल गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। अच्छा ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल आपको इस ग्राफ के अंडर के एरिया से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ। वैसे तो फॉर्मूला है -nRT ln V2/V1, बट अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं तो अपन इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो दिस कंप्लीट एरिया जो इस ग्राफ के नीचे आता है, एरिया से क्या अपने को भी कंपैरिजन आसान हो जाएगा, विजुअली दिख जाएगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो दिस एरिया गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल, पहली बात। अब आपको देखना है कि वर्क डन इरिवर्सिबल क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 तो आपको इस जगह में ग्राफ में दिख रहा है क्या, ये V2 माइनस V1 है। अब P एक्सटर्नल क्या है, वो P1 के इक्वल है या P2 के इक्वल है, ये अपने को समझना है। तो बच्चों कोई मुझे बता सकता है कि P1 के इक्वल P एक्सटर्नल होगा कि P2 के। मैं बताऊंगा तो सही, बट कैन यू इमेजिन कि भाई क्या होना चाहिए P एक्सटर्नल को।
क्या बात है, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो क्या ये पहले से पढ़ा है इसलिए दे रहे हैं या सोच के बता रहे हैं? एक्सपेंशन है, बिल्कुल एक्सपेंशन है। सोच के बता रहे हो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। फिर तो काफी सही से सोच के बता रहे हो। देखो जरा, मैं आपको इमेजिन भी करवा देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो ये आपका कंटेनर था ना, मैं इसको रब कर दूंगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और ये आपका इनिशियल पिस्टन रखा हुआ था, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था। तो इनिशियल प्रेशर P1 है, और P एक्सटर्नल जो है इनिशियल P1 के बराबर है, इनिशियली, है ना, इनिशियल। हाँ, एक स्टॉपर वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल 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 सही याद कर रहे हो। एक स्टॉपर वाला क्वेश्चन कराया था आपको मैंने, वैसा ही। तो अब देखो, अब क्या अपन इसमें क्या करते हैं, ये ब्लॉक को हटा देते हैं यहाँ से। ब्लॉक को हटाओगे, पिस्टन ऊपर जाएगा, है ना। अगर आपने ब्लॉक हटा दिया इस पे से, इफ यू रिमूव दिस ब्लॉक फ्रॉम हियर, तो पिस्टन ऊपर जाएगा। तो जब पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स किसका है? ये चलो कुछ भी हो, हम कह देते हैं कुछ है, प्रेशर P। हम ये भी नहीं कह रहे कि एटमॉस्फेयर के बराबर है, हमको नहीं पता, मान लो P है। तो बच्चों, जब पिस्टन रुकेगा तो अंडर गैस का जो प्रेशर होगा वो उस वक्त P2 होगा। भाई, इनिशियल प्रेशर गैस का P1 है और फाइनल प्रेशर गैस का P2 है। तो ये जो आपका P एक्सटर्नल है, ये किसके बराबर है इस वक्त, P1 के या P2 के? इज इक्वल्स टू P2। तो पिस्टन जब आपका यहां से यहां गया, तो क्या पूरे वक्त P एक्सटर्नल प्रेशर ही था? ब्लॉक हटाने के बाद यहाँ पे लगने वाला प्रेशर, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर सेम होगा। बात समझ आ रही है सबको? तो बिल्कुल पी एक्सटर्नल सेम रहेगा। एक बार आपने ब्लॉक हटा दिया, उसके बाद पूरे टाइम पी एक्सटर्नल पी एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो पी एक्सटर्नल और फाइनल गैस का जो प्रेशर है वो दोनों सेम आने वाले हैं। तो यहाँ पर पी एक्सटर्नल P2 के बराबर है, एक्सपांशन में हमको पता है। फिर कंप्रेशन में फिर देखेंगे क्या होगा, है ना। अभी एक्सपांशन में तो हमने समझ लिया। तो लिख दें पी एक्सटर्नल इक्वल टू P2। ठीक है भाई, वेरी गुड। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि भाई जिस तरीके से तुम लोगों ने सोच के सही सही जवाब दिया, दैट्स वेरी गुड। तो सिंस P external equal to P2, therefore mod of work done irreversible is equal to mod of P2, मैं माइनस साइन हटा रहा हूँ क्योंकि मॉड लगा दिया है मैंने, तो बाहर जो भी होगा उसको एडजस्ट कर लेंगे, V2 माइनस V1। तो ये जो है बच्चों P2 इंटू V2 माइनस V1, इसमें V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड ये लेंथ और P2 का मैग्नीट्यूड ये हाइट होगी। इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ इंटू लेंथ, यही होगा एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल। तो मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं, लेट्स से दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल। तो क्या यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिल रहा है? हमने भी कोई कंडीशन लगाई थी P1 P2 V1 V2 पे। हमने जनरल वेरिएबल्स लेके एरिया निकालने की कोशिश करी, तो हमको ये मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल is greater than magnitude of work done irreversible सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में अपन ने अगर पूरा एक्सपेंशन करा दिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन सिंगल स्टेप का कम आता है। ये बात आ रही है समझ में? स्टेप नहीं समझ में आया मतलब बेटा, एक ही बार में अपने पूरा एक्सपेंशन करा दे। एक ही बार मतलब अभी मैं आपको टू स्टेप समझाऊंगा तो आपको स्टेप्स का मतलब भी क्लियर हो जाएगा कि आपको पिस्टन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो उसमें आपने एक बार ब्लॉक हटा दिया और पूरा एक्सपेंशन एक साथ करा दिया। अगली बार अपन क्या करेंगे, दो स्टेप में उसको इकट्ठा पूरा नहीं कराएंगे,
एक बार आधी जगह रास्ता ले जाएंगे, फिर एक बार और आधा रास्ता ले जाएंगे, तो वो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो स्टेप्स कैसे बढ़ाएंगे वो भी मैं समझाता हूँ। बिल्कुल, बीच में रुक जाएगा, कैसे रुकेगा कि अपन ब्लॉक इकट्ठा नहीं हटाएंगे, ब्लॉक को पार्ट्स में करके हटाएंगे, मैं भी समझाता हूँ। एक बार आप ये लिख लो, क्योंकि पहली बार समझने में टाइम लगता है, फिर दूसरी तीसरी बार तो वो रिपीटेटिव सी बात होती है, तो जल्दी हो जाता है। तो 2 स्टेप 3 स्टेप तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, इरिवर्सिबल ही है बेटा, अपना इरिवर्सिबल ही है, बिल्कुल। लिखा भाई सबने? चलो, तो अब इस एक काम करते हैं, अपन 2 स्टेप को भी कंपेयर कर लेते हैं, है ना? 2 स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी यहीं कंपेयर कर लेते हैं, फिर अपन सेकंड पार्ट पे जाएंगे, कंप्रेशन वाले पे। तो 2 स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ स्पर्श, बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन जाएंगे इनफाइनाइट स्टेप इरिवर्सिबल तक, और वहां देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कैसे आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि सिचुएशन वही है, एक्सपेंशन है। P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम से आपको एक्सपैंड करके फाइनली आना है V2 वॉल्यूम और P2 प्रेशर तक। यहाँ तक आपको आना है, P1 V1 और P2 V2। पॉइंट बस ये है कि अब अपन ने क्या किया, सुनना बच्चों, ये तो रिवर्सिबल का ग्राफ है ना, दिस इज योर ग्राफ फॉर रिवर्सिबल। अब अपन ने क्या किया, इधर देखो जरा, उसके इमेजिन कर लो, फिर अपन लिख तो लेंगे। इनिशियली आपका पिस्टन यहाँ था, अंदर से प्रेशर P1 है, और इसके ऊपर आपने 2 ब्लॉक रखे हुए थे एक की जगह। अब जब आप एक ब्लॉक हटाओगे, तो पिस्टन कोई एक पोजीशन तक आएगा, पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा। इफ यू रिमूव वन ब्लॉक, तो यहां से लगने वाला प्रेशर जो है वो P डैश कह देते हैं। ये बात समझ में आ रही? मैंने एक ब्लॉक हटा दिया तो पिस्टन थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया, और प्रेशर P1 से बदल के P डैश तक आ गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब मैं इस ब्लॉक को भी हटाऊंगा तो पिस्टन और ऊपर जाएगा। तो अगले केस में मैंने इस ब्लॉक को भी हटा दिया, तो ये पिस्टन और ऊपर गया, और अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 है। तो देखो, इनिशियल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 से, मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ अच्छे से, ये वॉल्यूम जो थी तुम्हारी V1 थी, तुम फाइनल प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 तक चले गए। लेकिन बीच में तुमने एक प्रेशर P डैश तक एक पॉज लिया, और इस वक्त जो वॉल्यूम थी तुम्हारी, यहाँ पर जो वॉल्यूम थी, ये V डैश थी। तो अगर अपने ग्राफ में अपन मार्क करना चाहें बच्चों, तो देखो, अपन V1 से पहले V डैश तक गए, P1 से P डैश तक आए प्रेशर पे, तो P1 से P डैश आए, V1 से V डैश गए, फिर अपन P डैश से P2 प्रेशर आए, और वॉल्यूम V डैश से V2 गए। ये समझ में आ रहा है? तो इरिवर्सिबल के लिए पहले 2 पॉइंट थे अपने पास, अब अपने पास 3 पॉइंट हो गए इरिवर्सिबल के लिए, एक बीच में पॉइंट और बढ़ गया। तो पहला जो एक्सपेंशन है, यहां से यहां तक का जो एक्सपेंशन है, इसमें P डैश एक्सटर्नल प्रेशर था अपना, तो अब क्या होगा कि वर्क डन इरिवर्सिबल 2 पार्ट्स में निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे देखो,
अपने को वर्क डन इरिवर्सिबल चाहिए 2 स्टेप में, तो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन सेकेंड स्टेप। मतलब जब आपने यहां से यहां तक एक्सपैंड किया तो वो W1 आया, और फिर जब यहां से यहां तक एक्सपैंड किया तो वो W2 आया। 2 वर्क 2 बार में अपन ने प्रोसेस को कराया, तो 2 स्टेप आए। मैं यहाँ लिख देता हूं, यहां से यहां तक एक्सपेंशन W1, यहां से यहां तक एक्सपेंशन W2। बिल्कुल, सिस्टम ने 2 अलग अलग हिस्सों में वर्क किया। अच्छा, W1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बच्चों? वो लिखेंगे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ P डैश इंटू V डैश माइनस V1। यहां से यहां तक जाने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर P डैश था, या ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर P डैश था। तो P डैश इंटू V डैश माइनस V1, ये एरिया आएगा। देखो, वेरी गुड। तो ये अपना W1 का एरिया आ गया। दिस इज योर एरिया फॉर W1। दिस इज mod of W1 which is mod of P dash into V dash minus V1। फिर आपने दूसरा ब्लॉक भी हटा दिया। दूसरा ब्लॉक हटा दिया W2 के मॉड के लिए, तो मॉड ऑफ W2, जब दूसरा ब्लॉक हटा देते हैं तो प्रेशर हो जाता है P2। फाइनली एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो P2 के बराबर रहा होगा। जैसे अपना पिछले केस में था कि भाई ब्लॉक हटा दिया तो फाइनल प्रेशर P2 के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन विल बी P2 इंटू V2 माइनस V डैश। अब आपका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ हो रहा है देखो, V डैश से V2 तक एक्सपैंड कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड जो है वो P2 है, तो P2 इंटू V2 माइनस V डैश, ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा। बिल्कुल, तो इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। दिस इज mod of W2 which is mod of P2 into V2 minus V dash। तो बेसिकली आपको ये बार बार करना नहीं रहेगा, एक ही बार कर रहे हैं, बट इसमें अपन समझ लेते हैं क्या होगा, है ना। एरिया बढ़ गया 2 स्टेप का, 2 स्टेप का एरिया बढ़ गया। अच्छा, मैं आगे 3 स्टेप बनाने नहीं वाला हूं, बट उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सोचना बच्चों कि पहले मान लो आपने यहाँ पर एक ही ब्लॉक रखा था, सिंगल ब्लॉक 10 kgs का, ठीक है। अगली बार आपने क्या किया, दूसरी बार में 5-5 किलो के 2 ब्लॉक रख दिए, तो एक बार में 5 किलो हटाया, दूसरी बार में 5 किलो हटाया। फिर तीसरी बार में आपने क्या किया, 2.5-2.5 किलो के 4 ब्लॉक रख दिए, या चलो 3 कर देते हैं, 3 and 1/3 मास के 3 ब्लॉक रख दिए। तो आपके पास अब 3 स्टेप आएंगे, पहले यहां से यहां तक आओगे तो एक एरिया ये आएगा, फिर यहां से यहां आओगे तो दूसरा एरिया ये आएगा, है ना। और फिर यहां से यहां तक आओगे तो तीसरा एरिया ये आएगा। 4 स्टेप में ब्रेक कर दिया तो और एक स्टेप बढ़ जाएगा, 5 में ब्रेक कर देंगे तो और एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जाएगा। एरिया अंडर द कर्व मतलब इरिवर्सिबल का वर्क, एरिया अंडर द कर्व तो उतना ही है टोटल। तो धीरे धीरे जैसे ब्लॉक के टुकड़े करते जा रहे हैं वैसे एरिया बढ़ता जा रहा है। तो मैं पहले थोड़ा स्टेटमेंट लिखवा दूं, और फिर अभी ये भी पहुंच जाएंगे कि अगर स्टेप्स बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। हाँ, एनसीईआरटी में देखा था ग्राफ, बिल्कुल अच्छी बात है, देखते हो ना तो रिलेट कर पाते हो। हाँ, तोड़ते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं, पर इंटीग्रेशन में पहुंच जाते हैं बच्चों, याद आ रहा है। हाँ, ये इंटीग्रेशन में सीखा होगा। तो यहां से अपने को मिल गया कि मॉड ऑफ वर्क डन irreversible 2 step is greater than mod of work done irreversible 1 step, this is less than mod of work done
रिवर्सिबल, ये रिलेशन आ गई थी अपने पास। अब इसमें अपने को एक लाइन लिखनी है कि जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबल वर्क बढ़ता जाएगा। जो अपन ने भी डिस्कस किया कि भाई स्टेप्स बढ़ा दो तो एरिया बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ाते जाते हो एरिया ऐड होता जाता है। तो एक लाइन ऐड कर दो कि ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स इन irreversible process, the magnitude of work increases। और इसके आगे की लाइन यहां तक लिख लो। इसके आगे की लाइन लिखवाने से पहले मैं आपसे आखिरी एक बात और पूछ लेता हूँ। लिख लिया क्या यहाँ तक सबने? ठीक है। तो आखिरी एक बात ये बच्चों कि अगर इस ब्लॉक के आपने टुकड़े टुकड़े करके रेत बना दिया है ना, टुकड़े टुकड़े कर करके रेत बना दिया और फिर इनफाइनाइट स्टेप्स में ऊपर जाएगा, हर रेत का दाना उठाओगे तो एक स्टेप, फिर दूसरा रेत का दाना उठाओगे तो तीसरा स्टेप। तो ये किसको अप्रोच करेगा? रिवर्सिबल को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर इरिवर्सिबल के स्टेप्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तुम, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि इतने स्टेप्स हो जाते हैं कि टोटल एरिया जो है वो रिवर्सिबल को अप्रोच कर जाता है। हाँ बिल्कुल आरुष, तू कह रहा था ना, मैं सुन पढ़ रहा था जो तू कह रहा था, तू यही कह रहा था, एग्जैक्टली यही कह रहा था। बाकी लोगों को बताना था ना, इसलिए मैंने उस वक्त बोला नहीं। ठीक है, सही है, फील आई एकदम। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, बस यही तो मैं चाह रहा था कि एकदम थोड़ा फील आनी चाहिए। तो अब यहाँ अपन लिख देते हैं वो लाइन कि ये तो अपन ने लिख ही लिया कि ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स इन इरिवर्सिबल प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंक्रीजेस। और उसके आगे लिख दो इन केस ऑफ इनफाइनाइट स्टेप irreversible process, we obtain a reversible process। अगर इनफाइनाइट स्टेप पे रिवर्सल प्रोसेस है मतलब यही हो गया कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो अपने पास नेट ऑर्डर आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल, या इसको कभी कभी ऐसा लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल इनफाइनाइट स्टेप इज ग्रेटर देन, ये चलता रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल 3 स्टेप, magnitude of work done irreversible 2 step is less than magnitude of work done irreversible 1 step, single step। ये एक्सपेंशन के लिए, दिस इज दी ऑर्डर फॉर एक्सपेंशन है, कंप्रेशन का भी अपन बनाते हैं, अब तो आसानी से बना लोगे तुम एक्सपेंशन का आ गया तो, फॉर एक्सपेंशन। चलो अच्छी बात है, इस पर से अच्छा लग रहा है तो बस सही है सही है। नहीं नहीं बढ़िया है, अच्छा लगेगा बिल्कुल अभी। और अभी देखना अपन ये 2 रिजल्ट बनाएंगे और इन 2 रिजल्ट से अपन फाइनली एक रिजल्ट बनाएंगे जिससे अपना एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों के आंसर आना शुरू हो जाएंगे। पढ़ते वक्त थोड़ी मेहनत लगती है, मगर एक बार वो प्रोसेस पूरा कर लो तो फिर आपको बाद में उस प्रोसेस को यूज करना आसान हो जाएगा। सही है। लिख लिया यहाँ तक सबने?
हाँ पार्थ बेटा, मैंने कर तो दिए हैं, उनको फिनिश करके मैं लिंक भेज दूंगा, तुम मेरे को मैसेज डाल देना, है ना। हाँ, एंड में सेटिस्फैक्शन मिलता है। चलो देखो इधर देखो, ये अपन बात कहाँ से शुरू किए थे, अपन एक बार बात रिवाइज कर लें कि अपन कंपेयर कर रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। एक्सपेंशन में अपन ने ऑर्डर बना लिया कंपेयर करके। अब कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन। आर बेटा लेक्चर रिकॉर्डिंग, अरे लेक्चर रिकॉर्डिंग। कंप्रेशन की बात कर लेते हैं, रिवर्सिबल है रिवर्सिबल में दोनों में है। तो यहाँ अपन ब्लॉक हटा रहे थे, अब इस केस में अपन ब्लॉक रखेंगे, है ना। तो ये सेकंड करो, कंप्रेशन। तो इसमें भी अपन दो ग्राफ बना लेते हैं, इस बार थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने समझा हुआ है। तो पहले वही 10 किलो का ब्लॉक ले लेते हैं, और पहले प्रेशर अंदर से P1 लग रहा है, और ब्लॉक रखने के बाद फाइनली जब रुक जाता है पिस्टन, तो अंदर का प्रेशर होता है P2। तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक जब आया होगा पिस्टन, पी एक्सटर्नल किसके बराबर रहा होगा भाई, ब्लॉक रखने के बाद पिस्टन नीचे आएगा, तो पी एक्सटर्नल किसके बराबर रहेगा बताओ जरा, P2 के बराबर रहेगा। पी एक्सटर्नल इक्वल टू P2, और यहाँ से यहाँ तक वर्क डन इरिवर्सिबल आएगा। तो पहले प्रेशर कम था और वॉल्यूम ज़्यादा थी, तो V1 और P1 रिवर्सिबली कंप्रेस कराएंगे, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये तो हो गया रिवर्सिबल का। ये V2 और ये P2। तो रिवर्सिबल का एरिया तो अपने पास है, ये रिवर्सिबल का एरिया है, जो वैसा ही आ रहा है जैसा एक्सपेंशन के अंदर था, एरिया अंडर द कर्व। अपने को इरिवर्सिबल वन स्टेप का एरिया बनाना है। तो इरिवर्सिबल वन स्टेप ना, मॉड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल वन स्टेप इज मॉड ऑफ पी एक्सटर्नल की जगह क्या रख दें बच्चों, P2 रख दें, अभी तुमने कहा था, और वॉल्यूम चेंज V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 तो ये हो गया का मॉड, और P2 हो गया तुम्हारा 0 से यहाँ तक मॉड ऑफ P2। इन दोनों का प्रोडक्ट का एरिया, ये एक रेक्टेंगल आ जाएगा जिसकी हाइट जो है वो P2 है, और विड्थ जो है वो V1 माइनस V2 है। ये आएगा वर्क डन रिवर्सिबल, और ये व्हाइट वाला जो था वो मॉड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल। बना लो इसको जरा, फिर मैं टू स्टेप भी इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर अपन इसका फाइनल रिजल्ट लिख लेंगे। हाँ बस आरुषि एक सेकंड ना, बाकी लोग भी लिख लें जल्दी से। हाँ, यहाँ वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा आया इरिवर्सिबल में, है ना, सिंगल स्टेप में। ये वन स्टेप इरिवर्सिबल है। बना लिए कि ग्राफ सब लोगों ने।
ठीक है। अच्छा, तो एक बार टू स्टेप का ग्राफ और बना देता हूँ, फिर अपन फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं ना। टू स्टेप में आपने बच्चों दो ब्लॉक में तोड़ दिया था इसको, 5-5 किलो के। तो पहली बार में हमने क्या किया था, 10 किलो का इकट्ठा ब्लॉक रख दिया था, लेट्स से 10 kg। तो आपका प्रेशर सीधे 10 kg के हिसाब से P2 आ गया था। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप दो ब्लॉक रख रहे हो, तो पहले 5 kg का ब्लॉक रख रहे हो, फिर 10 kg का ब्लॉक रख रहे हो। तो 5 kg के ब्लॉक में आप V1 से V डैश तक आए मान लो, ये V डैश है, तो ये वाला एरिया आएगा बस। मैं इसका ग्राफ बना दूंगा बट रिलेट करवा रहा हूँ। और फिर 10 किलो यानी 5 किलो और जोड़ दिया, तो अब आपका प्रेशर हो गया P2। तो P2 वाले प्रेशर में वॉल्यूम V डैश से V2 तक आए, तो ये वाला एरिया आएगा। तो स्टेप बढ़ाने पे इस बार एरिया बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। रिवर्सिबल से अभी भी ज्यादा है ना। तो कंप्रेशन में स्टेप्स बढ़ाओगे तो वर्क डन कम होता जाएगा, फिर इनफाइनाइट स्टेप्स कर दोगे कंप्रेशन में, तो फिर वापस किसके बराबर हो जाएगा वो? रिवर्सिबल के। बिल्कुल, तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ एक बार, फिर अपन इसका रिजल्ट लिख लेंगे। लेट्स मेक द ग्राफ फॉर टू स्टेप और फिर वील राइट द रिजल्ट। इस बार आपने V1 P1 से कंप्रेशन शुरू किया रिवर्सिबली, तो तुम्हारा ग्राफ ये बन जाएगा। ये तुम्हारा P2 और ये तुम्हारा V2 है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस। बीच में तुम कहीं V डैश तक आए थे, V डैश। ये आपका टू स्टेप कंप्रेशन है। इसमें आपने क्या किया, एक पिस्टन लिया, इनिशियली P1 पे था वो, उसको आप एक ब्लॉक रख के P डैश तक लेके आए, सिंगल ब्लॉक। ये आया P डैश, इस पे इसकी वॉल्यूम है V डैश, इनिशियल वॉल्यूम थी इसकी V1। और फिर फाइनल पोजीशन तक जब आप लाए, मतलब एक बार वो P डैश पे जाके रुका, फिर आपने एक और ब्लॉक रख दिया, अभी आपका प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गई। तो दो स्टेप में आपने प्रोसेस करवाया। तो यहां से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप, W1 का मॉड इज P1 इंटू, जगह कम है अपन इसको कहीं और लिख देते हैं, यहां से यहाँ तक W1 का मॉड जो है ये आ जाएगा P डैश इंटू V डैश माइनस V1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रेशर P डैश है यहाँ से यहाँ तक, वॉल्यूम में चेंज V1 से V1 डैश चेंज आ गया। तो ये अपन मार्क कर देते हैं कि ये आपका P डैश है और ये उसका एरिया आ गया। फिर अगले स्टेप में जो आप यहाँ से यहाँ गए, तो ये मॉड ऑफ W2
और ये आ रहा है आपका मॉड ऑफ P2 इंटू V2 माइनस V डैश। P2 का मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम चेंज V2 माइनस V डैश, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो कंप्रेशन में स्टेप्स बढ़ाने पे एरिया कम होता जाता है। यहां से अपना रिजल्ट आ गया कि देयरफॉर magnitude of work done irreversible one step is greater than magnitude of work done irreversible two step। तीन स्टेप कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा एक स्टेप ये था, दूसरा स्टेप यहीं तक रह जाएगा ये वाला एरिया, फिर तीसरा स्टेप इतना ही रह जाएगा ये वाला एरिया, तो ये और हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एरिया कम होता जाएगा। नंबर स्टेप्स बढ़ाने पे एरिया कम हो रहा है कंप्रेशन में। दिस विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल थ्री स्टेप। और अगर तुम ब्लॉक के टुकड़े करते करते करते, ये जैसे एक ब्लॉक के दो कर दिए थे तुमने, टुकड़े करते करते इधर अगर रेती का ढेर बना दिया तो इनफाइनाइट स्टेप्स हो गए। इनफाइनाइट स्टेप्स में वर्क डन क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल, बिल्कुल। तो जाते 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 मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल इनफाइनाइट स्टेप जब हो जाएगा, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ाते जाओगे आपका इरिवर्सिबल जो है वो रिवर्सिबल को अप्रोच करता जाएगा। तो वो देख लिया करो कि सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल है, इसमें स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे तो किसको अचीव करेगा, रिवर्सिबल को, यानी एरिया कम होता जाएगा कंप्रेशन में, है ना। और एक्सपेंशन में क्या था कि रिवर्सिबल ये था और एक्सपेंशन ये था। तो स्टेप्स बढ़ाते जाओगे तो रिवर्सिबल की तरफ जाएगा, यानी वर्क डन बढ़ता जाएगा। और अभी तो मैं आपको एक सिंगल रिजल्ट लिखवा देता हूँ दोनों को कंबाइन करा के, जिससे अगर ऑर्डर ही बताना हो सिर्फ, तो सिंगल रिजल्ट से कंप्रेशन या एक्सपेंशन दोनों का ऑर्डर आ जाएगा मैग्नीट्यूड का। यहां तक लिख लो। लिख लिया, लिख लो लिख लो लिख लो। फिर मैं एक क्वेश्चन भी कराता हूँ, और पहले नोट लिखवाता हूँ फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। डन। चलो, तो बच्चों ये था आपका कंप्रेशन, है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम था ये, सिस्टम पर वर्क कर रहे थे अपन। तो ये वर्क तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉड साइन हटा भी दो तो क्या इस ऑर्डर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कंप्रेशन में यही ऑर्डर आ रहा है ना, हम इसको नोट करके लिख लेते हैं। कंप्रेशन नहीं लिखना है उसमें, ये यहाँ पर कंप्रेशन लिख लो, ये मैग्नीट्यूड वाले में, कि ये ऑर्डर अपन ने कंप्रेशन के लिए बनाया है। बाकी अभी अपन पहले जनरल ऑर्डर लिख रहे हैं, उसमें कंप्रेशन लिखना है कि नहीं लिखना वो भी देख लेंगे। तो अपने पास आ गया कि वर्क डन इरिवर्सिबल वन स्टेप, ये विद साइन है, ठीक है, इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल टू स्टेप इज वर्क डन इरिवर्सिबल थ्री स्टेप। ऐसे चलते चलते वर्क डन इरिवर्सिबल इनफाइनाइट स्टेप, या फिर वर्क डन रिवर्सिबल इसको कह सकते हैं। ये अपन ने लिखा विद साइन, दिस इज विद
फाइन, अभी अपन ने इसको सिर्फ कंप्रेशन के लिए देखा। देखते हैं एक्सपेंशन से भी सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता, ये देखते हैं। यहां तक लिख लो। सही है यार। लिखा तुम लोगों ने। अब चलो वापस वो एक्सपेंशन वाले पे आते हैं। एक्सपेंशन है ना, एक्सपैंड हो रहा है अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस है ना। वर्क डन बाय द गैस, वो तो पॉजिटिव है, बट वर्क डन ऑन द गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। तो अपन ने केमिस्ट्री में कहा था कि हम वर्क डन ऑन द गैस की बात करते हैं, सब ने वर्क डन ऑन द गैस की बात करी है। तो अगर ये नेगेटिव है और मॉड लगा रहे हैं तो मॉड हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इफ यू रिमूव द मॉड, मॉड हटा दो अगर, विद साइन ले लो तो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो देखो ये ऑर्डर वही आ रहा है क्या जो अभी अपन ने लिखा, विद साइन के सिंगल स्टेप सबसे बड़ा और रिवर्सिबल सबसे छोटा। तो इसका मतलब विद साइन चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, अपने पास एक ही ऑर्डर है। तो अगर वो ऑर्डर याद है तो उससे एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड और कंप्रेशन का मैग्नीट्यूड बना लेंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही बात है ना। तो ऑर्डर अगर मैग्नीट्यूड का पूछा जाए तो आप तो एक ऑर्डर याद रखो बस, विद साइन वाला। उससे मैग्नीट्यूड का जब बोलेंगे तो साइन के हिसाब से इनइक्वालिटी चेंज कर लेंगे। ठीक बात है। तो नोट में अपन ने ये लिखा विद साइन, और ब्रैकेट में लिख लो फॉर बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, तो दोनों के लिए सिंगल ऑर्डर आ रहा है। अगर ये ऑर्डर याद है, कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर सेम रहेगा, और कंप्रेशन ये आ जाएगा, और एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव आता है, तो इनइक्वालिटी को तुम क्या करोगे, चेंज कर दोगे अगर मॉड लगाते हो तो, क्योंकि तुम्हें साइन चेंज करना पड़ेगा मॉड लगाना। मॉड लगा के जो रिजल्ट आएगा वो अलग साइन का आएगा। तो सिंगल ऑर्डर से तुम्हारे दोनों ऑर्डर आ जाते हैं मैग्नीट्यूड के, अगर तुमको एक सिंगल ऑर्डर याद हो तो। हाँ। तो ये नोट जो है ये बस अगर याद है तो अपना काम हो जाएगा, कंपेयर करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, तो यही मैं कह रहा था कि फाइनली अपने एक रिजल्ट पे आ जाएंगे और उससे अपना काम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर अपन एडियाबेटिक प्रोसेस पे आगे आएंगे, है ना। वन क्वेश्चन एंड देन वील मूव ऑन टू एडियाबेटिक प्रोसेसेस, के एडियाबेटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। लिखा सबने। ओके, तो आरुष, कुहू, ईशान, तीन लोगों के रिप्लाई आए हैं। बाकी लोग लिख रहे हैं, स्पर्श का भी आ गया, जानवी चला, अरे वाह सही है, अब तो लोगों के रिप्लाईज आ गए आ गए आ गए, वेरी गुड। हाँ पीयूष बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री इस साल का ही है, अभी पढ़ेंगे एंथैल्पी के बाद अपन पहले थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ एंड में पढ़ेंगे चैप्टर के। चलो तो लिखो बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन, 2 moles of an ideal gas undergoes isothermal expansion. 2 moles of an ideal gas undergoes isothermal expansion
from 1 liters to 10 liters at 27 degree Celsius. Full stop. Then calculate maximum possible work. Then calculate maximum possible work that can be obtained from the system. That can be obtained from the system. तो सिस्टम से सबसे ज्यादा वर्क किस में आएगा पहले तो ये बता दो, रिवर्सिबल में कि सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल में? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की बात हो रही है एक्सपेंशन में। मैं हिंट के लिए लिख देता हूँ, मॉड ऑफ वर्क डन। रिवर्सिबल या रिवर्सिबल तुम्हें बताना है। रिवर्सिबल इन एक्सपेंशन, बिल्कुल सही बात है कि एक्सपेंशन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तभी आता था जब रिवर्सिबल होता था। तो बस इसका आंसर बता दो कैलकुलेट करके। अब तो तुम्हें पता ही है रिवर्सिबल के लिए, आइसोथर्मल के लिए क्या करना होता है। तुमको ये आइडेंटिफाई करना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल इन एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। ये बात तुमको आइडेंटिफाई करनी थी। ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बस, बाकी उसमें और कुछ वैसा खास अलग से नहीं है, बाकी तो आसान है। तो V1 इज 1 liters, V2 is 10 liters, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन। एन कितना है भाई? आंसर किस में दोगे, जूल्स में दे दोगे आंसर? NH2 जूल्स में बता दो आंसर। और एक हिंट देता हूँ, आर को अप्रोक्सीमेटली 25/3 ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। टेक आर इक्वल टू 25/3, तो 25/3 तो ये जूल्स में आ गया, इंटू टेम्परेचर इज 300 इंटू 2.303 log ऑफ 10/1। दिस इज इन जूल्स। इसको बस कैलकुलेट कर दो कितना आंसर आ रहा है। जूल में, किलो जूल में नहीं, जूल में। अरे 115.15 कैसे आएगा? 100 कहाँ गया? 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। अर्नव पुष्कर मल्टीप्लाई करो। आसिम ln 10 की वैल्यू रख दे 2.303। ln 10 की वैल्यू रख दे या ln को log में कन्वर्ट कर ले, तो वो 2.303 log 10 हो जाएगा। और बात वही है कि log 10 इज 1। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है भाई वैल्यू? नहीं, अरे कोई तो सही वैल्यू दे दो। पुष्कर और उन्होंने मल्टीप्लीकेशन, हाँ आप सही है पुष्कर। 11515 जूल, बिल्कुल 11515 जूल्स, ये आपका आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर। लिखा भाई?
हिंट एक बार मैं बता देता हूँ, पर बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ। यहाँ तक लिख लो, मैं एक बार हिंट बता देता हूँ कि क्या कहा मैंने। लिख लिया सबने? तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो सिस्टम वर्क कितना मैक्सिमम कर सकता है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करना है, क्योंकि अब ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम वाली बात तो रही नहीं। सिस्टम कितना सिस्टम ही काम कर रहा है और सिस्टम कितना कर सकता है वही पूछा हुआ है ना। अब सिर्फ वर्क डन होता तो हम ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम करते हैं, कि केमिस्ट्री में ऑन द सिस्टम निकालते हैं और फिजिक्स में बाय द सिस्टम निकालते हैं। अभी यहाँ सिस्टम ही काम कर रहा है और सिस्टम का मैक्सिमम वर्क पूछा हुआ है, तो आपको एक्सपेंशन में ही देखना है कि भाई किसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो आप एक्सपेंशन पे गए और एक्सपेंशन में आपने देखा कि सर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब आ रहा था, जब वर्क डन रिवर्सिबल था। इसका मतलब कि सिस्टम से अगर काम लेना है तो एक्सपेंशन के वक्त सबसे ज्यादा काम तभी ले सकते हैं जब प्रोसेस कैसा हो रहा हो, रिवर्सिबल। ये हिंट थी, समझ में आई पर? सही है गुरु। आंसर जूल में, हाँ रिवर्सिबल आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, वो भी चलेगा। आंसर जूल्स में आएगा, ये इस पे डिपेंड करता है तुम आर की वैल्यू क्या लेते हो। देखो आर की वैल्यू हमने जो पुट करी है, हमने पुट करी है जूल्स पर मोल पर केल्विन में। अगर आप कैलोरीज में पुट कर दोगे, जैसे 2 रख देते तो हो जाता कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, तो उससे आंसर कैलोरीज में आ जाता, है ना। तो आर की यूनिट्स विल डिसाइड द यूनिट ऑफ द आंसर। वो भी कर सकते हो कि आप 0.0821 रखते, फिर वो लीटर एटीएम में आता, फिर उसको कन्वर्ट कर देते आप जूल्स में, मल्टीप्लाइंग बाय 101 से, उससे भी सेम आंसर आएगा, है ना। थोड़ा बहुत डेसिमल के फर्क पड़ जाते हैं बट अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आता है। ठीक है आरुष, ठीक है, सही है। हाँ हाँ वैभव, बिल्कुल वो तो हो गया है कब का। हम्म। चलो भाई, तो अब ये अपना आइसोथर्मल के लिए अपन ने थोड़ा एक सवाल में लंबा सा बातें डिस्कस कर ली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसकी बेसिक बातें तो अपन पहले भी कर चुके थे। हाँ हाँ आरुष। अब सेकंड प्रोसेस जो अपने को डिस्कस करना है वो एडियाबेटिक प्रोसेस करना है, लिखो। सेकंड इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, हीट एक्सचेंजेस जीरो। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हीट एक्सचेंज जीरो होना चाहिए। हम्म। अब अगर हीट एक्सचेंज जीरो हो गया तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, तो सिंस क्यू इज जीरो इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आएगा बच्चों। ये रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा वैलिड है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। या कुछ जगह आपको ऐसा भी लिख जाए मिल जाएगा कि डी यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा जब अपन छोटे चेंजेस की बात कर रहे होंगे। तो अब इसमें आइडियल गैस अगर आ जाती है तो अपने को एक फायदा और हो जाता है। क्या, वो देख लेते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस डी यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी लिख रखा था बच्चों अपन ने, याद आ रहा है?
हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, ये हमने आइडियल गैस के लिए लिखा हुआ था, तो ये लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा यू लिखते हैं तो इसको एन सी वी डेल्टा टी लिखते हैं, देयर फोर डी डब्ल्यू इज एन सी वी डी टी, या फिर W इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। दिस इज फॉर आइडियल गैस इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। याद रखना आइडियल गैस के लिए हमारा काम इससे आसान हो जाता है वर्क डन का। फॉर एन आइडियल गैस इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आगे और भी फॉर्मुलेस बनाएंगे, कुछ चीजें और कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन, इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि अगर इतना समझ में आता है आपको आइडियल गैस और एडियाबेटिक के बारे में, तो इससे आप क्या कर सकते हो। लिख लिए बच्चों? ओके, तो क्वेश्चन अब इसके ऊपर आप बताओ इसको सॉल्व करके। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ, क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.1 mole of monoatomic ideal gas, 0.1 mole of monoatomic ideal gas, इसका सीवी जो है, वैसे तो मैं आपको भी टेबल लिखवा दूंगा कि मोनोएटमिक डायटोमिक वगैरह का सीवी कैसे लिखते हैं। अभी के लिए इसको 3/2 आर में आपको बता देता हूँ कि सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3/2 आर, है ना, गामा नहीं, पॉइजन रेशियो नहीं, सीवी। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.1 मोल ऑफ एन मोनोएटमिक आइडियल गैस, ब्रैकेट में सीवी दे रखा है। हाँ, फिजिक्स में तो आपने पढ़ ही लिया होगा। यहाँ भी एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, बस 3 केसेस वाली, ज्यादा की नहीं, अपने को जरूरत नहीं है। Ideal gas that performs 75 calories of work, that performs 75 calories of work adiabatically, adiabatically if the initial temperature is, if the initial temperature is 227 degree Celsius. Your options are A 750 Kelvin, B 350 Kelvin, C 250 Kelvin, या फिर D 150 Kelvin। हाँ स्पर्श बेटा, वही वाला। तो करो भाई बच्चों इस सवाल को। पर बेटा किस चीज को, 4.2 जूल्स का कन्वर्जन, आर की वैल्यू ले लो ना, आर की वैल्यू दूं क्या, चलो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, आर इज इक्वल टू 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। पुष्कर नहीं, थोड़ी गड़बड़ है, अक्षत सही है। तो मैं कुछ कुछ बातें लिख देता हूँ, सिंस adiabatic therefore q is 0,
which implies W is equals to delta U is equals to NCV डेल्टा T। तो ये वाली बात इसलिए है क्योंकि आइडियल गैस भी बोला हुआ है। तो यहाँ तक तो वैलिड होता है हमेशा, बट ये इसकी इक्वल है क्योंकि आइडियल गैस बोला हुआ है। तो W इज इक्वल्स टू N की वैल्यू 0.1, CV को रखोगे तुम 3/2 R इंटू डेल्टा T इज T2 माइनस T1। तो वर्क डन इज 1/10 इंटू 3/2 इंटू R को रखोगे 2, T2। अच्छा, वर्क डन की भी तो वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी यूनिट भी रख देते हैं। तो वर्क डन अपने पास कैलोरीज में था, तो दिस इज 75 कैलोरीज, और ये 2 भी कैलोरीज में पर मोल पर केल्विन है। तो मैं उसकी बाकी यूनिट्स नहीं रख रहा हूँ, वो कैंसिल हो रही हैं। T2 अपने को पता करना है, और T1 को क्या रखना है? 227 रख दूं क्या? क्या मैं इसको 227 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, सही बात है वैभव, अक्षत, पर सही सही बात है। गुड 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 यशोधरा, पुष्कर। अपन इसको केल्विन में रखेंगे, है ना? केल्विन में चाहिए बिल्कुल। तो केल्विन में ये कितने केल्विन आता है बच्चों? 500 केल्विन आ रहा है क्या? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं 3 और 10 को, तो ये हो गया 750। कैलोरीज की यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी, बाय 3 इज इक्वल्स टू T2 minus 500, which gives you T2 is equals to 250 Kelvin। यही आएगा। तो ये अपना आंसर सी आ गया। पीयूष बेटा चेंज नहीं है, डेल्टा टी निकालेगा तो वो भी टू डेल्टा टी रखता, तो इसकी जगह डेल्टा टी आता, और फिर इसकी जगह डेल्टा टी आता, तो तेरा डेल्टा टी भी 250 आएगा। फिर डेल्टा टी को रखेगा तो T-500। अच्छा, एक चीज और मिस कर दी बच्चों, ये माइनस साइन मैंने मिस कर दिया, वो कैलकुलेशन में सही करी है, क्योंकि ये था वर्क इज डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस जो है, तो वर्क डन बाय द गैस है, तो विथ साइन रखोगे तो -75 आएगा, ये -750 आएगा, तो यह जाएगा -250 इक्वल टू T2 माइनस 500। और फिर इससे सॉल्व करोगे तो T2 जो है वो 250 आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने माइनस साइन लिखा नहीं था, कैलकुलेट करते वक्त उसको इंक्लूड कर लिया था मैंने, बट वो लिखा नहीं था उस वक्त। हाँ, ये हो जाता है 277 प्लस 273, वो 600 लिख देते हैं कई बार ये, लेकिन मिस्टेक हो जाती है, 600 नहीं है ये, 500 आएगा। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, इसलिए मिस्टेक से। तो इसमें बस दो चीजें ध्यान देने वाली हैं, एक तो ये टेम्परेचर केल्विन में रखना, दूसरा ये साइन नेगेटिव लगाना था बच्चों, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है। हम लोग फॉर्मूला जो लिखते हैं केमिस्ट्री वाला, उसमें वर्क डन ऑन द गैस होता है ना, हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो वर्क डन ऑन द गैस है। T2 - 500 कैसे आया? स्पष्ट बेटा देख, टेम्परेचर तेरे को क्या दे रखा है, 227 डिग्री सेल्सियस। तो ये तेरा T1 है जो 500 केल्विन है ना? तो इसको 500 केल्विन रख दिया, ये T2 तेरा फाइनल टेम्परेचर है। ठीक हो गया? चलो भाई, तो थोड़ी बातें भी बची हैं एडियाबेटिक की, बट अपन आज की क्लास की टाइम को थोड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो प्री रीड क्या करना है मैं बताता हूँ। दो तीन चीजें हैं, एक तो आपको डेल्टा एच एंथैल्पी को थोड़ा सा प्री रीड करना है, इसको अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और एडियाबेटिक को थोड़ा सा प्री रीड कर लो, इसकी अभी कुछ बातें बची हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाली, इसके कुछ फॉर्मूलेज अपन बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा प्री रीड करो। और एंथैल्पी के बाद अपन जो एनसीईआरटी का ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री की बातें पहले करेंगे, फिर अपन सेकंड और थर्ड लॉ पे आएंगे। ठीक है भाई? बढ़िया है। चलो, तो आज की थ्योरी यहाँ रोक लेते हैं।